गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हमने क्लासों में वर्णमाला कंप्लीट कर ली थी, 2 क्लासों में वर्णमाला हुई थी। उसके बाद मैंने संधि पढ़ाने से पहले वर्ण विच्छेद पढ़ाए थे। संधि की क्लास अब हमारी पहली रहेगी। माने कि इससे पहले की जो क्लास रही है वर्ण विच्छेद की, उसमें क्या था कि किसी भी पूरे शब्द को हम वर्ण वर्ण में, मात्राओं में, बिल्कुल खंड खंड में विभाजित करते थे, जिससे कि हमें वर्णों का पता चलता था। तो वर्णमाला और उसके बाद वर्ण विच्छेद अगर आपने नहीं देखे तो मेरी इच्छा है कि आप पहले देख कर आओ, ठीक है। अगर आपको वर्णमाला की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपने कभी भी वर्णमाला नहीं पढ़ी, तो मैं आपको पहले बता दूं ये क्लास आपके लिए सही नहीं होगी। यह जो क्लास है ये है हमारी संधि की। अगर जब आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्णमाला है, ये जो वर्णमाला है, शायद ये दिखना हो रहा हो, थोड़ा और नीचे लिख दूं, संधि। वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बिंदी होती है ये अनुस्वार व्यंजन होते हैं, जो कि हमारे स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर जो होते हैं उनको हम अनुस्वार व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा ही बिंदी की जगह लगते हैं। तो जो बिंदी लगी हुई है, ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, इस बिंदी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि इस बिंदु को हटाओ और यहाँ पर संधि। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारे शब्द बताए थे, इया, अंजय, अण, न, मैं, ये जितने भी होते हैं ये कहाँ इन पे लगते हैं व्यंजन। तो खैर ये तो जब आप पढ़ोगे संधि तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। माने कि ये बात अलग है कि जो इतनी अच्छे से तरीके से मैंने क्योंकि पढ़ाया था उसमें वर्णमाला में, वो इतने अच्छे से कवर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्णमाला इसी चीज़ का टॉपिक था, वर्णों का ही, और ये हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि की बात की जाए तो इसका और किस नाम से संधि को जाना जाता है, संधि हमने क्यों इस लेसन में लाए हैं, हमने क्यों एक चैप्टर बनाया, क्यों हमने पढ़ने के लिए दिया है कि भाई आप संधि पढ़ो। हिंदी में संधि का महत्व क्या है? संधि का महत्व ये है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। कुछ शब्द हमें नए चाहिए जो बिल्कुल अलग हो, हटके हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ 2 पुराने शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना लेते हैं। तो किन्हीं भी पुराने शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या एक नया शब्द बन जाएगा। इसकी अगर बात की जाए शब्द, या इस पर लिख लो सीधा सीधा अर्थ। इसका अर्थ क्या है? ये जो संधि है, ठीक है, इस संधि में हम क्या, मैंने क्या कहा, जोड़ते हैं, हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो एक तरीके से समझौता हुआ ना हुआ, ये हो गया क्या, समझौता, यानी एक तरीके से समझौता। या इसी को मैं लिख दो दोबारा से यहां, संधि या संयोग। ठीक, ये परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ परिभाषा बनाने के लिए आपको हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट वाइज आते हैं। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन दे दिया और उसके, जैसे आपने कभी अगर सीटेट वगैरह दिया हो, सीटेट दिया हो, या फिर कोई ऐसी बड़ी परीक्षा दी हो जिसमें कोई क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन जो होते हैं, एक क्वेश्चन उसकी जो ऑप्शन रहेगी वो खूब लंबे लंबे रहेंगे। उन क्वेश्चनों को बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, यानी थोड़ा सा स्टेटमेंट देंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि परिभाषा जाननी जरूरी होती है। परिभाषा को रटना नहीं, परिभाषा को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हम एक ही शब्द की, मतलब एक ही चीज की कई कई परिभाषाएं बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्णमाला की भी अलग अलग परिभाषाएं बताई थी, ऐसे हम बात करेंगे संधि की, ठीक है। अब बात करेंगे हम परिभाषा। परिभाषा इसकी कैसे कैसे हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया कि इसका अर्थ है समझौता करना, संधि करना। जैसे कि एक पहले मैं दूंगा आपको एक एग्जांपल, और उसके बाद हम करेंगे क्या, परिभाषा, क्योंकि परिभाषा रटने की नहीं, समझने की चीज होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, यह है विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, क्योंकि एग्जांपल सबसे ज्यादा आता है। तो इसे आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे, विद्यालय। ठीक, हमने क्या काम किया कि इसके अंतिम का जो आ है और इसका जो आ है, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, और उसके बाद हमने शब्द जोड़े। जैसे कि एक एग्जांपल लो, ये 2 चैन है, एक चैन ये रही। हमने कहा कि इन 2 चैन को हमें आपस में जोड़ना है। इन जब 2 चैनों को आपस में जोड़ोगे तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा है, मैं आपको चलो पहले परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा में क्या होगा कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि बनती है।
अब मैंने क्या कहा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से। मैं अगर इसी को ऐसे लिखूं, मैं लिखता हूं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा जो हमारा द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का आदि, जो द्वितीय शब्द है हमारा, द्वितीय शब्द का आदि वर्ण, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का आदि वर्ण। आदि वर्ण कौन सा होता है? ठीक है, आदि को यहां पे लिख लेना प्रथम। ठीक, आदि मतलब प्रथम। हम कहते हैं ना आदि ना अंत है उसका, ना आदि यानी ना ही उसका आरंभ है और ना ही उसका अंत है। तो द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण के मेल से जो, अंतिम वर्ण के मेल से जो शब्द में विकार आता है उसे क्या कहते हैं हम? संधि? नहीं, उसे हम व्याकरण में संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब एक बात समझ में आपको नहीं आई होगी, उस बात क्या होगी, वो ये हुआ कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी क्या कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का आदि वर्ण के मेल से जो शब्द में विकार आता है उसे हम क्या कहते हैं व्याकरण में? संधि। अब एक बात बताइए आप मुझे, दो शब्द हैं, यहाँ आप बोलोगे कि भाई एक शब्द है ये, एक शब्द है ये, हमने एक दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया, तो हमने तो शब्दों को आपस में जोड़ा है। जब शब्दों को आपस में जोड़ा है तो यहाँ ये क्यों कह रहा है कि वर्णों के मेल से? हमने तो शब्द जोड़े हैं ना। तो होता क्या है मेरे भाई, देखो मान लो ये दो चैन है, ये दो चैन है, मैंने कहा कि इन दो चैनों को आपस में जोड़ना है। ये है इसकी कड़ी, कड़ी होता है ना, अगर देसी भाषा में समझाऊं तो जो भैंस की संकल होती है ना, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो संकल की कोई कुंडा घिस जाता है तो हम क्या करते हैं, उस कड़ी को निकाल देते हैं और उसके बाद अगली कड़ी में पिरो देते हैं, तो क्या होता है, चैन जुड़ जाती है। अगर पूरी चैन में से कोई एक कड़ी भी, पूरी संकल में से कोई एक कड़ी अगर खराब होगी तो समझो चैन टूट गई, जबकि कमी सिर्फ एक कड़ी की थी। तो था क्या कि ये है पूरा का पूरा मान लो शब्द, ये जो दो चैन है, इन दो चैनों को आपस में जोड़ना है, तो आप क्या कैसे जोड़ोगे कि इस पूरी चैन की ये वाली कड़ी और इस पूरी चैन की ये वाली कड़ी, यानी इस चैन की अंतिम कड़ी और इस चैन की प्रथम कड़ी को आपस में जब आप मर्ज करोगे, ये आपने कर दिया मर्ज, ये ज्वाइंट कर दिया, तो ये पूरी पूरी चैन जुड़ गई ना। आप इसे ऐसे तो नहीं जोड़ोगे ना कि दूसरी चैन इसके नीचे यहाँ लगाई और एक यहाँ वेल्ड कर दिया, एक यहाँ वेल्ड कर दिया, एक यहाँ वेल्ड कर दिया। चैन जोड़ने का मतलब है कि इसकी लास्ट की कड़ी और इसकी पहली कड़ी को दोनों को आपस में जोड़ दिया और वे क्या होगी, आपकी संधि हो गई। तो इसका मतलब है, मैंने इसे मान लो आप शब्द और इसे इन्हें जो कड़ी है इन्हें आप मान लो क्या, वर्ण। ये क्या हो गई, ये होगी वर्ण, ये होगी वर्ण। तो आपने वर्णों को ही तो जोड़ा है आपस में, शब्दों को तो नहीं जोड़ा ना, आपने तो सिर्फ वर्णों को जोड़ा है और दो शब्द आपस में जुड़ गए। तो मैंने यहां पर इसीलिए लिखा है कि यह है क्या, ये हमने इसके आ लिया और इसका हमने आ लिया, दोनों को मिलाया तो दोनों ही मिलकर क्या बने, आ। तो हमने विद्या का आ लिया, विद्यालय लिख दिया इसका। तो हमने क्या लिखा कि हमने वर्णों को मेल किया है, हमने दो शब्द लिए, उन शब्दों में से दो वर्ण लिए, एक का अंतिम और एक का पहला, दोनों को वर्णों को आपस में मिलाया तो दोनों के दोनों शब्द मिल गए। मुझे उम्मीद है आप सभी इस तरीके से समझ गए होंगे कि दो चैन जो होती है, उस चैन के अंदर हम चैन को जोड़ते हैं तो हम उनकी कड़ियों को जोड़ते हैं, ना कि दोनों चैनों को आपस में रख के जोड़ते हैं या वेल्ड करते हैं, हम दो चैनों को जोड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक मिनट भाई, मैं रफ देख लूँ, डस्टर कहाँ गया, ये रहा। तो जो हमारे वर्ण होते हैं, अब ये तो होगी हमारी क्या, संधि। अब मुझे उम्मीद है कि आप जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से बता दोगे कि संधि क्या होती है। ये तो थी संधि, ठीक है, ये तो थी क्या, संधि। इसमें आप चाहे एक चीज और लिख लो कि पूर्व शब्दों को जोड़कर
पूर्व शब्द या फिर पहले के शब्द, नया शब्द बनाया जाता है, नया शब्द बनता है। एक नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि हम पुराने जितने तुम देखो जब संधि होगी ना, जैसे कि यह है क्या, आलिय, विद्या, ठीक है, तो ये जिस शब्द है ये भी प्राचीन है। यानी जो संधि होती है, ये 3 हो गया ना, ये नंबर 4 एक और लिख लो कि संधि, आपने देखे कभी तत्सम और एक तद्भव, एक होता है क्या तत्सम, एक होता है क्या तद्भव। तो जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों की ही जो पुराने तत्सम होते हैं, एक तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं जो आज के वर्जन के हैं, तद्भव होते हैं जो प्राचीन समय के हैं। ज्यादातर पुराने शब्द मिलते हैं, या कह दो सीधा सीधा संस्कृत के शब्द मिलते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं या फिर जो प्राचीन समय के शब्द होते हैं, वेदों पुराणों के होते हैं, पुराने शब्द होते हैं, उन दोनों को जोड़कर ही हम एक नया शब्द बनाते हैं। तो जब तत्सम शब्दों को आपस में, दो पुराने तत्सम शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो भी संधि बनती है। हिंदी भाषा के शब्दों की संधि लगभग नहीं बनती। ठीक, ये खैर लिखने वाली बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। लिखना चाहो तो इस चीज को लिख भी लेना। ये तो थी संधि। अब बात करते हैं संधि विच्छेद। क्यों? क्योंकि जो आप जोड़ोगे तोड़ना भी आना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज का जोड़ है तो तोड़ भी होना चाहिए। तो अभी इसी चीज को आप बिल्कुल उल्टा कर दो। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है बिल्कुल डिक टू डिक उसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करनी है आपको? कि आपने कहा कि हमने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का आदि, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को आपस में आपने मिलाया और उसमें जो विकार हुआ उसे आपने क्या कहा? संधि। अब एक बात बताओ, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहां से खींचा तो ये अलग हो गया, ये एक कैप होगी और ये एक अलग चीज होगी। ठीक है, ये सभी आप मार्कर ही बोलो, एक कैप अलग होगी, मार्कर अलग हो गया। लेकिन मैं जब इसको जोड़ूंगा, ठीक है, तो ये जहां से मैंने तोड़ी है वहीं से जुड़ेगी, जहां से ये टूटी थी वहीं से जुड़ी है। अब आप फिर अलग करोगे तो ये यहीं से टूटेगी। अगर यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूटी, तो समझो इसकी कहानी खत्म होगी, ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हमने क्या कहा कि अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि वर्ण को मेल से, तो अब जब टूटेगा भी यहीं से। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के आदि वर्णों के मेल से जो विकार हुआ है उसको हम व्याकरण में संधि कहते हैं। और अब इसी को हम उल्टा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी शब्द को हम तोड़कर या टुकड़े कर या खंड करके हम उसके पूर्व अवस्था में लाने को ही हम क्या कहते हैं? संधि। तो इसे आप परिभाषा में कैसे लिखोगे? एक आध परिभाषा जब मैं पूरी समझा देता हूँ, एक परिभाषा मैंने लिख ली, एक परिभाषा आप समझकर अपनी तरफ से भी लिख लेना, क्योंकि परिभाषा की कोई ऐसी नहीं होती कि एक सीमित परिभाषा, किसी भी चीज की एक ही परिभाषा रहेगी। आपने देखा होगा जब भी आप हिंदी या कुछ भी चीज पढ़ते हो तो वहां पर हर विद्वान के एक अलग थॉट होते हैं। विद्वान तो देखो आप और मैं भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें अलग करने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो संधि विच्छेद हमने क्या लिखा? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से संधि होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी शब्द को पूर्व अवस्था में लाने पर जो प्रक्रिया होती है उसे संधि कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। यानी जिस चीज को हमने जहां से जोड़ा था वहीं से हम इसको तोड़ेंगे और वो फिर अलग है। क्यों? मैंने भी क्या लिखा था बताया कि जो पूर्व शब्द होते हैं, जो प्राचीन समय के शब्द होते हैं, जो तत्सम होते हैं, एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव। एक होते हैं क्या? तद्भव। खैर यहां तो मैं दिखेगा नहीं, छोड़ो। तत्सम और तद्भव आप सभी को पता है। तो जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं या फिर जो प्राचीन या पूर्व शब्द होते हैं, उन दोनों को हम मिलाते हैं तो नया शब्द बन जाता है, और जब उनको हम तोड़ते हैं तो वापस पूर्व शब्द में आ जाते हैं और उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये संधि की फिलहाल यहाँ पर चीजें खत्म होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं।
यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ पे नोट कर लेना। संधि, संधि 3 तरह की होती है, या इसकी सीधा सीधा कहो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको जो वर्णमाला पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था क्या, एक तो आपको बताए थे मैंने स्वर, एक तो पढ़ाए थे मैंने आपको क्या, स्वर। एक मैंने आपको क्या बताए थे, एक बताए थे मैंने आपको व्यंजन। एक आपको बताए थे मैंने क्या, एक बताए थे मैंने आपको विसर्ग। और विसर्ग में आई थी 2 चीज, ये जो विसर्ग थे, सॉरी अयोग वाह, अयोग वाह। उस अयोग वाह में मैंने आपको 2 चीज बताई थी। एक चीज तो क्या थी, एक चीज तो थी हमारी विसर्ग, ठीक। एक बार देखो यहाँ पर दिख रहा है इतना आ रहा है, देखो एक चीज तो बताई थी मैंने आपको क्या, विसर्ग, और एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अनुस्वार। तो ये जो विसर्ग है इसका साइन था कुछ ऐसे, और इसका साइन था क्या, इसका साइन था ऊपर ऐसे। तो ये जो विसर्ग है, तीसरे जो प्रकार होता है इसका वो यही होता है, विसर्ग संधि। यानी हम 3 तरह से संधि करते हैं, 3 तरह से हम जोड़ा जाता है, 3 ही तरह से तोड़ा जाता है। एक है आपकी स्वर, एक है आपकी व्यंजन, और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आपको तीनों ही चीजें ये समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम अब इसके जो स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद, विसर्ग संधि के भेद पे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा नोट करो। आप सभी ने नोट किया होगा। तो जो संधि है, संधि मैंने आपको 3 चीज बताई, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, और उसके बाद विसर्ग संधि। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप, कौन सी, स्वर संधि। तो ये जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, 5 भेदों में इनको रखा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला एक आता है क्या, हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ध्यान रखना, ये संधि भी रटने की चीज नहीं है। फिर गुण संधि, फिर उसके बाद में हमारी कौन सी आती है, गुण संधि के बाद हमारी, देखो एक चीज और, इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, दीर्घ संधि यानी दीर्घ हो गया, उसके बाद है गुण संधि, और उसके बाद में गुणों में क्या होगी, अब वृद्धि होगी। सोच रहा हूं मैं आपको थोड़ी सी वर्णमाला एक बार और रिवाइज करा दूं। एक है क्या, यण संधि, और ये हमारी बचेगी क्या, अयादि संधि। देखो तो हल्की सी एक बार वर्णमाला को आप थोड़ा समझ लो। वर्णमाला स्वर इंक डालनी पड़ेगी। तो जो वर्णमाला के स्वर है उसमें आपको क्या लिखना है, देखो जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो उसमें जो स्वर पढ़ाए थे, क्योंकि पूरी ये स्वर संधि है तो पूरी स्वर पर आधारित है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा समझ लो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तो बताया था आपको ह्रस्व स्वर, उसमें क्या क्या था, ह्रस्व स्वर में था एक तो हमारा ए, एक छोटा ई, छोटा ऊ, और एक था रैश ऋषि। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था क्या, दीर्घ स्वर। अब इधर देखो दीर्घ संधि लिख रही है, अगर ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ स्वर है, और ये स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि का हम दीर्घ संधि वाला भेद पढ़ रहे हैं। अगर आपको दीर्घ स्वर ही नहीं पता है तो आप दीर्घ संधि करोगे कैसे? तो इसीलिए क्या है कि जो ए है वो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आ, ये हो जाएगा बड़ी ई, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, और उसके अलावा आता है हमारा एक ए, एक ए, एक ओ, और एक होता है आऊ। जो आ है ये आपको मैंने बताया था कि ए प्लस ए से मिलकर बनता है। ये जो ई है ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है। माना कि अगर यहाँ छोटी ई की जगह अगर हम बड़ी ई रख देंगे, या छोटी ई प्लस बड़ी ई रख देंगे, माना कि यहाँ मैं बता दूंगा पर बता रहा हूँ यहाँ पर भी थोड़ा सा, तो भी यहाँ पर बड़ी ई आएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई यहाँ तो आपने लिखवाया ई प्लस ई और यहाँ पर आपने लिखवा दिया बड़ी ई प्लस ई, ये दो गलत हो गया। तो फिलहाल मैं छोटा समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ, आप नोट यहाँ करोगे। ये तो आपने वर्णमाला में पढ़ लिया, अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो देखो आपको वर्णमाला तो पढ़नी चाहिए थी, सही बात तो यही है। फिर यहाँ आता है ऊ प्लस ऊ, अब आता है यहाँ पर ये ए कैसे बनेगा, अगर आप ए प्लस ई रखते हो तो यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ पर ए प्लस सीधा ए रखते हो तो यह बड़ा ए बनेगा, ए प्लस ऊ रखोगे तो यहाँ पर ओ आएगा, और ए के साथ आप सीधा सीधा ओ रख दोगे
तो यहाँ पर औ आएगा। अब बात ये आती है कि ये तो है क्या, ये तो तीनों के तीनों एक इसमें तीनों में अलग कॉमन है, चारों में अलग अलग कॉमन है। क्या कॉमन है कि यहाँ तो बिल्कुल सेम है। अगर ए है तो ए से जुड़ रहा है, ई है तो ई से जुड़ रहा है, ऊ है तो ऊ से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ ए ई से जुड़ रहा है, यहाँ ए से जुड़ रहा है, यहाँ ए ऊ से जुड़ रहा है। तो ये तो कौन से हो गए, ये तो हो गया हमारे सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। और ये हो गया क्या, विजातीय स्वर, क्योंकि ये वी जातीय है, दोनों अलग अलग से बने हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम से बने हैं, सजातीय यानी समान जातियों वाले। अब इसमें देखो ये है हस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर। तो हमने क्या काम किया, ये जो हस्व स्वर है, ये जो दीर्घ स्वर है, इस दीर्घ स्वर में आप क्या काम करोगे कि ये ए या तो ए, माने कि डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर फिर एक माने कि एक बेसिक सी चीज़ बताएगा कि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप पूरा लेसन ना पढ़ के सिर्फ पूरी स्वर संधि की सिर्फ इतनी लाइन चीज़ें पढ़ लोगे जो मैं अब बता रहा हूँ, तो आपको पूरी चीज़ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ए या आ, ए या आ, जो चीज़ मैं आपको वहाँ बता रहा था के साथ अगर आप ए प्लस आ जोड़ते हो तो क्या सीधा आ बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर साथ में क्या होता है, एक तो हो गया ये, एक होता है क्या ई छोटी हो या बड़ी हो के साथ अगर आप छोटी ई या बड़ी ई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका बड़ी ई। दीर्घ संधि है, क्योंकि हम कोई भी संधि जोड़ रहे हैं, कोई भी चीज आपस में जोड़कर दीर्घ कर रहे हैं। ये देखो ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या ऊ। अगर आप छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हो, छोटे ऊ या बड़े ऊ में, तो क्या आएगा, वो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है दीर्घ संधि, क्योंकि हम संधियों को मिलाकर दीर्घ कर रहे हैं, दीर्घ कर रहे हैं। ठीक, ये वाला दीर्घ संधि में कौन सा, सजातीय वाला। उसके बाद आती है गुण की बात। अब क्या आएगी, गुण की। जैसे मान के चलो आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए और आप हो ए या ई या ऊ। ठीक, तो आपसे कहा कि चलो भाई ये तो हो गया आपका बायोडाटा, अब आप अपनी क्वालिटी बताओ कि आपके अंदर गुण क्या है। देखो रटना मत बिल्कुल भी, जैसे मैं समझा रहा हूँ एक बार इसे ध्यान से सुन लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं क्या, गुण, कि चलो भाई आप अपने गुण बताओ कि आपके अंदर गुण क्या है। तो आपने क्या काम किया, अब इसके नीचे वाले पॉइंट पर आ गए कि भाई हमारे पास गुण ये है। देखो ए से ए मिल सकता है, ई से ई मिल सकती है, लेकिन ये जो ए है, अब इसने अपनी क्वालिटी यानी आपने अपनी क्वालिटी बताई कि भाई जो मैं हूं, ये जो ए है वो ई के साथ भी मिल सकता है, और हम कुछ नई चीज बना सकते हैं। जैसे ये जो ए है ये ई के साथ मिलेगा तो ये ए बन जाएगा, ये जो ए है ये ए के साथ मिलेगा तो ये ए बन जाएगा बड़े वाला, ए ऊ के साथ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, ए ओ के साथ मिलेगा तो औ बन जाएगा। तो ये है गुण, कि भाई ये है आपके गुण। तो आप सीधा सीधा इसे तो चीज़ आप वहीं से नोट कर लेना कि आपके गुण क्या होंगे जब किसी शब्दों को जोड़कर आप ये आएगा या फिर आपका ये आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गुण। ठीक, अब बात ये आती है, चलो इसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ए प्लस ई क्या आएगा, ए, साथ में ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ क्या आएगा, ओ। इसे आप इस तरीके से लिख लेना कि ए की जगह चाहे आ हो, ए की जगह आ हो, ऊ की जगह बड़ा ऊ हो, या ई की जगह बड़ी ई हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसे लिखवा देता हूँ वरना आप भूल जाओगे, ऐसे कर लेना। ठीक है, ऊ या फिर बड़ा ऊ। ठीक, अब एक चीज और आती है कि ये तो हो गया भाई गुण संधि। तो वृद्धि संधि कैसी है, पहले आपने दीर्घ बताई कि हम आपस में मिलकर बड़ा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपने अपने गुण बताए। संधि सब यही कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, दिमाग से स्किप हो जाती है। आज के बाद नहीं होगी, मानने की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि ए, कि हमारे ये गुण है कि हम अपने से दूसरे शब्दों से विजातीय स्वरों से भी मेल कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया भाई आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन, ए का हो गया। ये जो ए है ये जॉब के लिए गया है, ये ए जॉब के लिए गया है। तो इस गुण देख के इस ए का कि यहाँ हो गया इसका सिलेक्शन। अब इस ए को क्या काम किया, ये जो ए बना है, ये जो ओ बना है, अब इसके वृद्धि होगी। अब इसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इसके गुणों में क्या होगी, इसके गुणों में यहाँ पर वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, जैसे कर्नल को मिलता है ना बड़े बड़े स्टार, तो इसे मिल गई एक मात्रा, इसे भी एक मात्रा मिल गई।
अब इसे भी एक मात्रा मिल गई। अब वहां पर आप देखो कि ये जो ए है इसे मैंने आपको क्या लिखवाया है, ए प्लस ए, ठीक। दूसरी जो ओ है, ये औ जो है, इस औ को क्या लिखवाया मैंने, ए प्लस ओ। ए प्लस ओ से मिलकर क्या बना, औ बना। तो ये हो गया इसका वृद्धि। पहले दीर्घ हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद गुण हुआ, गुणों ने अपनी वृद्धि करी, और उसके बाद आ जाता है यण संधि, अयादि संधि। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कैसे, आपने देखा होगा जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, ठीक है, ये स्वर हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा वर्णमाला पे आ जाते हैं। वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपने क्या देखा कि स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आए थे, ये रे ले रे, तो उसमें ले हटा दो और आपको यहाँ लिखना है क्या, ये, एक रे और एक वे। ये जो ये है, ये जो आपका ये है, वो आप एक बार बोल के देखो, ई प्लस ए, आपको साउंड आएगा ये, ई प्लस ए, ये आ रहा है ये, आप बोल के देखो ई प्लस ए को, ये, तो आपको ये का साउंड आएगा। अब ये क्या है, वह, ये क्या है, वह। अब आप वह कैसे साउंड करेगा, अभी वह कैसे साउंड करेगा, एक तो होता है ये, एक होता है रे, एक होता है वह। पहले आप रे का लिख लो, एक तो होगा आपका रे से ऋषि, और एक आएगा आपका ए, और ये क्या हो जाएगा, रे। अब आएगा क्या, वह, उ प्लस ए। अगर आप यहाँ पे लिखोगे उ प्लस ए, आप इसको एक बार साउंड करो, उ ए, आएगा ना एकदम वह निकल के, जैसे आपके मुंह से वह निकला हो, उ ए, उ प्लस ए, उ वह अपने आप में साउंड कर रहा है। उसके बाद आता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि में जब भी आपके शब्दों के बीच में आपको आए, दूसरा आए, या फिर आपको औ या औ मिलेगा, तो क्या होगा, वो होगी आपकी अयादि संधि। तो फिलहाल आपको इतना सा थोड़ा सा नोट्स कर लो, ठीक है। अगर आपको वर्णमाला बिल्कुल रटी हुई नहीं है तो ये छोटी चीज आप उसको साइड में आके, जैसे मैंने लिखी ऐसे आप साइड में लिख लेना। और अभी हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, अलग अलग करके, कि दीर्घ संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इतना नोट किया होगा। अब कुछ चीज़ें क्या होगी, जैसे कि ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, और परिभाषा होती है लंबी लंबी, तो इसलिए मैं सारी परिभाषा या कोई चीज़ ऐसी जो मैं पहले समझा चुका हूँ और वो दोबारा से लिखनी पड़ रही है, तो उस चीज़ को मैं पहले से ही लिख लूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक। अब आते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक तो इसे थोड़ा सा आप ज़्यादा नहीं, दिमाग में हल्का सा रख लेना, जो ऑप्शन देख के थोड़ा सा याद आ जाए, क्योंकि आपको सोच तो करनी नहीं। अकै सर्वणे दीर्घ, ये दीर्घ संधि को संस्कृत में हम कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर तो आप SI का या TGT PGT का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कभी कभी आपको ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं। जो भी चीज़ आपको भी लिखवाई थी मैंने, कि यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो और द्वितीय शब्द के आदि में समान स्वर हो, इसी संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैंने लिखा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हमारे, एक तो ए है, एक ई है और एक उ है, ये कौन से है, ह्रस्व, ठीक। उसके बाद में क्या है, दीर्घ। दीर्घ कौन से है, दीर्घ एक तो आ हो गया, एक बड़ी ई हो गया और एक बड़ा उ हो गया। माने कि और भी है, जैसे कि एक तो ये रैशि यहाँ पे है तो ये भी, ठीक है, लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दीर्घ संधि में है ही नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो द्वितीय शब्द के, ये तो है प्रथम शब्द के। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी विद्या प्लस अर्थी, तो पहले शब्द यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, तो ये कौन सा है, ये भैया दीर्घ आ गया। तो या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द के आदि में, ठीक है, द्वितीय शब्द के आदि में, द्वितीय शब्द के आदि में यानी लास्ट में, सॉरी पहले में, स्टार्टिंग में, तो ये रहा आदि यानी आरंभ होना। तो अर्थ इसका क्या है, ए, इसका क्या है, ए, आ प्लस ए, ठीक है, आ प्लस ए, आदि में समान स्वर हो। देखो आ और ए, अगर स्वरों की बात की जाए तो आ प्लस ए हो या ई या बड़ी ई हो या उ हो या बड़ा उ हो, ये दोनों आपस में, दोनों के दोनों आपस में बिल्कुल सेम टू सेम होगी। इनको भी पूरी की पूरी चीज़ें आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। आप रटोगे नहीं, एक बार देख लोगे ना, देखने देखने से काम चल जाएगा।
तो आ प्लस ए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, मैंने आपको सजा के बल लिखवाए थे ना, ए प्लस ए आ, या फिर ये ए हो या आ हो प्लस ए हो या आ हो। अभी आपको लिखवाया था कि दोनों के दोनों आ ही होते हैं। तो ये इसी चीज को लिखे हुए हैं कि विद्या प्लस अर्थी आ प्लस ए क्या हो गया, आ। यदि प्रथम शब्द के अंत में हस्व या दीर्घ हो, हस्व या दीर्घ हो, और द्वितीय शब्द के आदि में समान स्वर हो, बिल्कुल समान है इसके, बिल्कुल ये दोनों के दोनों समान है, इसलिए मैंने आपको सजातीय वर्ण स्वर लिखवाया था। ये दोनों के दोनों समान है, आदि में समान स्वर हो, तब इस संधि को दीर्घ संधि हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे क्या होगा, विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि होगी क्योंकि दोनों की दोनों आ लग के जुड़ी है, तो दीर्घ संधि हो गई ना। डस्टर, ये होगी क्या हमारी दीर्घ संधि। अब इसके हम कुछ एग्जांपल में बात करेंगे। ये हस स्वर लिख स्वर, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो क्योंकि मैं यहां से रफ कर रहा हूं। हो गया? मैं चाहता हूं कि कम से कम वीडियो में, कम से कम डेटा में आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके, ताकि आप उस बचे हुए डेटा को और अच्छी जगह यूज कर लो। इंस्टाग्राम पे करना तो वैसे चाहिए नहीं, कुछ और वीडियो देख लेना मैथ की। ठीक, अब ये क्या दीर्घ संधि। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस ए, मैं ये सारी चीजें लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज ना हो। ए प्लस ए आ हो, आ प्लस ए आ होता है। ये एक काम करता हूं, इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखवा दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है अन। अन का क्या चीज है, अन का क्या चीज है, अन प्लस अर्थी, अन प्लस अर्थी। अब यहां पे क्या चीज देखी आपने कि यहां पर है ए और यहां पर क्या है ए। हमने पढ़ा है कि ए प्लस ए दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए न हो गया, और न के साथ ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ। तो ये न और ए दोनों मिलकर क्या हो गए, ना, यानी आ हो जाएगी, न पे आ की डंडी चढ़ गई। और उसके बाद में क्या है, ये सेम टू सेम लिखेंगे, तो ये क्या, अनार्थी। अब उसके बाद में आप एग्जांपल ले लेंगे, हिम प्लस आलिया। यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर है ए और यहां पर क्या है आ, यहां पर है ए और यहां पर क्या है आ। ये ए हो गया और ये आ हो गया। इस बार ए और ए थे, अब यहाँ ए और आ हो गए। तो हमने बताया था आपको ए प्लस आ भी आ ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिम मैं और आ, ए प्लस आ क्या हो गया, आ हो गया, तो मैं पे आ का डंडा चढ़ जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ क्या होगा हिम आ, और फिर उसके बाद में ले हिमालय। और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि सबसे फेमस एग्जाम्पल विद्या प्लस आलिया। अब इसमें तो दोनों के दोनों ऐसे आ गए कि इसमें भी आ है प्लस यहां भी आ है, ये भी आ है और ये भी आ है। अब दोनों आ हो गए, तो ये दोनों के दोनों मिलकर भी क्या हो गए, आ हो जाएंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल पे आप इसका आंसर क्या आएगा, विद्या प्लस आलिया, विद्यालय। विद्या प्लस आलिया भी क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। और इसकी अगर बात की जाए तो हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने आपको लिखवाया था रैश ऋषि प्लस रैश ऋषि, ये इसको आप डायरेक्टली लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इतना नोट करने के बाद में आप इतनी ये चीजें नोट कर लेना कि ए हो। आप ये बताओ, इसका तो आप अर्थ जानते होंगे, ए या आ, कंफ्यूज तो नहीं होंगे भाई? आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, हम थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेंगे। ए प्लस ए, अभी क्या हुआ, आ, ए प्लस आ क्या हो गया, आ प्लस ए भी क्या हुआ, आ, और आ प्लस आ भी क्या हुआ, आ। अब ऐसे ले लेते हैं ई का, ई हो या प्लस में उसके साथ ई हो, ये बड़ी ई होगा, ये बड़ी ई प्लस छोटी ई भी बड़ी ई होगा, ई प्लस बड़ी ई
बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई होगा। ध्यान रखना ये आगे भी आएगी, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ सिर्फ आपको, मैं सिर्फ एक बार आपको सारी चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार लिखवा लूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये बार बार नहीं लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि इसके आगे भी जो अलग संधि आएगी, जैसे कि हमारे व्यंजन संधि, सॉरी दीर्घ संधि आएगी, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ दीर्घ संधि कह रहा हूँ, हमारी जो गुण संधि आएगी, वृद्धि संधि आएगी, तो उसमें भी यहाँ पर इस तरीके से यूज होगे। आप एक बार समझ लोगे, उसके बाद आप खुद को करना है, मैं बार बार चीजें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, बस ए प्लस ई प्लस ई है, वहां पर मात्राओं का खेल रहेगा। उसके बाद आता है क्या, एक उ प्लस उ बड़ा उ होएगा, छोटा उ प्लस बड़ा उ भी बड़ा उ प्लस बड़ा उ, और इधर छोटा उ, इधर बड़ा उ, और इधर छोटा उ बड़ा उ। उसके अलावा क्या बचा हमारा रैसा ऋषि। रैसा ऋषि तो सीधा सीधा यही कहोगे कि रैसा ऋषि प्लस रैसा ऋषि ही होता है। इसका एक एग्जांपल ले लो, पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस, एक मिनट, पितृ प्लस ऋण, मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया आपको कि रैसा ऋषि प्लस रैसा ऋषि होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ दीर्घ नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पितृ मतलब पिता, ऋण माने कर्ज, पिता का जो कर्ज होता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पितृ ऋण। ठीक, तो दीर्घ संधि में तो फिलहाल यही था, और उसके अलावा कुछ, चलो दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट हुई, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन यानी जो अपवाद आएगा वो उसके बाद आएगा, जो फिलहाल दीर्घ संधि में अपवाद नहीं है, तो आप इतना नोट करो, और जिसमें अपवाद होगा मैं अपवाद भी आपको लिखवा दूंगा। फिलहाल बोर्ड में भी सब कुछ, बोर्ड का सारा कवर हो रहा है कैमरे में, नोट कर लिया। अब आ जाते हैं गुण संधि में। जो गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि में मैंने आपको बताया था, क्या चीज बताई थी, यानी गुण। अब हमारे गुणों की बात आ गई, कैसे गुण होगी, एक तो ए और एक क्या था, ओ, ये दो चीज थी ना, एक तो था क्या ए और एक था ओ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में जैसे कि संधि होती है, या तो आ हो, या तो ए हो, या आ हो, तथा द्वितीय शब्द के आदि में, द्वितीय शब्द के आदि में यानी पहले ए हो, उ हो, या रैसा ऋषि हो में से कोई वर्ण हो, तब ए प्लस आ के साथ अगर ई या मतलब ए या आ में से कोई भी ई या बड़ी ई आ गया तो ए बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ए प्लस ई ए होगा। ठीक, और उसके बाद क्या है, ओ, एशएनआर ए या आ के साथ अगर उ या उ आएगा तो ओ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो क्या बताया था मैंने आपको, कि चलो एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं हम एक एग्जांपल, वीर प्लस इंद्र ले लेते हैं। तो जो वीर प्लस इंद्र है, अब इसमें क्या चीज आई है, ठीक है, इसके साथ साथ हम पूरी की पूरी परिभाषा पढ़ेंगे। पहले तो आप एक चीज और भी लिख लेना भाई, मैंने आपको लिख दिया कि अधे गुण आध गुण। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी कभी आ जाए, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी चीज छूटे ना, कि एग्जाम ने कुछ भी नया सा पूछ लिया तो कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा। यहाँ पर क्या है, तो यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में ए हो या आ हो, यहाँ पर ए है, तथा द्वितीय शब्द के आदि में यानी पहले में ई हो या उ हो या रैसा ऋषि हो, वो क्या होगा, ई बनेगा। तो ये क्या आ गया, ई आ गया। और ए प्लस ई, ए हो या आ हो में से ई अगर ई जोड़ देंगे, ए या आ में कोई भी ई छोटी या बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अब यहां पर देखो क्या कैसे संधि बनेगी, वी तो हो गया, रे आ गया। अब यहाँ पर रे में जो ए है, ठीक है, अगर आपने वर्णमाला 6 पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि हर स्वर में, हर व्यंजन में एक स्वर होता है, जैसे कि इस रे में ये ए है, ये ए, ठीक है, क्योंकि आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये ए कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया था कि दो चीज होती है, एक व्यंजन और एक शुद्ध व्यंजन।
दिख रहा होगा इतना। व्यंजन जो होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो व्यंजन होता है वो होता है हमारा तय। कोई कोई भी व्यंजन मान लो कि चाहे तय हो चाहे वो बै हो, या इसी को मान लेते हैं ये रे है, ठीक। जो शुद्ध व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन क्या है, जैसे कि इस तय में हमने हलंत लगा दिया तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा शुद्ध व्यंजन, क्योंकि इसमें से हमने ए अलग कर लिया। तो इस ए इसमें भी इस बे में हमने हलंत लगाया, ए अलग कर लिया, इस रे में हलंत लगाया हमने और ए अलग कर लिया, यानी ये हो गया अब जो हमारे शुद्ध व्यंजन। तो इसी रे में एक ए भी है, ठीक। और इस ए के साथ जब हम ई जोड़ेंगे तो ए आएगा, तो रे तो ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब इसमें क्या आ गया कि इसमें ए बन गया। अब इसमें जो रे है, रे पे ए की मात्रा लगेगी, तो ए की मात्रा लग गई, बाकी जो बचा वो हमने लिख दिया डिप टू डिप वीरेंद्र। और इसके कई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक ए हो गया, अब एक ले लेते हैं ओ का, महा प्लस उर्मी। एक होता है क्या, महा प्लस उर्मी। तो जो अब इसमें क्या है, इसमें है एक तो आ और एक है क्या उ। आ प्लस उ क्या बनेगा, आ प्लस उ बनेगा ओ, यहां पर लिखा है, ठीक। तो हम इसका कैसे लिखेंगे, मैं आ गया, है आ गया, है की जो मात्रा है और इससे अगले शब्द की जो पहला वर्ण है उसकी मात्रा, इसकी सब मात्रा है आ और इसकी मात्रा है उ, आ प्लस उ क्या बनेगा ओ। तो है पे ओ की मात्रा चढ़ेगी महो, और बाकी डिक टू डिक सेम आएगा महोर में, ठीक। एक यहाँ पे ले लो, दिखा नहीं है मैंने, रैश ऋषि, रैश ऋषि भी होगा। रैश ऋषि में जैसे कि कोई भी आप एग्जाम्पल ले, रैश ऋषि क्या होता है, अभी तो मैंने आपको जो बताया था कि रैश ऋषि है प्लस रैश ऋषि, रैश ऋषि प्लस रैश ऋषि क्या होगा, रैश ऋषि होगा। लेकिन लेकिन जो रैश ऋषि है इसका भी अपना एक अलग ही फंडा है, और वो फंडा क्या है कि जब हम ये जो रैश ऋषि है, ये जो रैश ऋषि है ये हमेशा ही अर में बदल जाता है, कभी कभी अर में ऐसे। ये क्या होता है, ये होता है रैफ वाला, जो मैंने आपको बताया ऐसे। जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक ये चीज भी बताई थी, ठीक। पितृ प्लस रण, पितृ प्लस रण। एक चीज मैंने आपको बताई है क्या, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि बताइए ना, सप्त प्लस ऋषि। खैर इस पर तो पहले से ही है, इसे छोड़ो, डस्टर कहाँ गया। इसे थोड़ा सही करके लिख लो, सप्त ऋषि। अब इसमें क्या रैश ऋषि आ गया, इसमें रैश ऋषि आ गया ना। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो रैश ये होता है रैश ऋषि प्लस रैश ऋषि, तो होता है रे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक तो आ गया ए और एक आ गया रैश ऋषि, एक आ गया क्या ए और एक आ गया रैश ऋषि। और अभी अभी क्या लिखा हुआ है कि एक ए या आ हो, ठीक है, उसके साथ अगर रैश ऋषि आएगा तो अर हो जाएगा। अर मैंने आपको भी क्या बताया, अर कुम जो सब हमने रैफ करके बोला था, ये जो मैंने एक चीज लिखवाया था ये क्या होता है, ये होता है रैफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये अर हो जाता है। तो इसका क्या था कि यहाँ पे लिखो से, और एक आ गया था पे, और ये हो गया तय। अब तय की जो अब बात ये आती है कि ये होगा क्या कि तय पे तो ए है, तय के साथ एक तो ए है और एक क्या है रैश ऋषि, ए और रैश ऋषि अर होता है। अर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके रैफ। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो ये है शी, इसके ऊपर रैफ चढ़ जाएगा, इसके ऊपर क्या रैफ आ जाएगा, और ये हो जाएगा सप्त ऋषि। यानी जो रे है, ये जो रैश ऋषि वाला रे है, जो रे है इस ए के साथ मिलकर रैफ में बदल जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा सप्त ऋषि, ठीक। अब उसके बाद में एक चीज लिख लो यहाँ पर आप, ये मैं सारी चीजें डिटेल में फिर लिखवा दूं, कैसे, ए, ठीक है, ए प्लस आ ई, ए है, ए किस ए मतलब आ प्लस ई हो तो भी ए होगा, साथ में आ प्लस बड़ी ई हो तो भी ए होगा।
अब आते हैं हम मात्राओं पे। मात्रा कैसे आएगी, जैसे ए के साथ ई थी, ए के साथ क्या आ गया, ई आ गई, ए हो गया, और उसके बाद आया क्या हमारा ओ। ए हो या आ हो, ऊ और ऊ के साथ आएगा तो वहां क्या होगा, वहां पर ओ होगा। तो कह रही है लिखवाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले लिखवा दिया था इन्हें, बार बार लिखवाने में खाना टाइम ही खराब होएगा और कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे, अगला जो पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारी वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि के बाद दो संधि रह जाएगी, यण संधि और अयाधि संधि। इस पर नंबर 3 डाल लेना, नंबर 3। और इसमें क्या चीज है कि जो वृद्धि संधि है, मैंने उसका आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि वृद्धि यानी, याद करो, वृद्धि यानी वृद्धि कर देना। जैसे कि दो चीज थी, एक थी ये और एक थी ये, यानी ए और ओ, ये थी गुण संधि। और मैंने आपको क्या बताया, गुणों में वृद्धि होगी, तो वृद्धि मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा यहाँ आएगी और एक मात्रा यहाँ आएगी, ये मैंने आपको बताया था कि ये गुण संधि हो गई, सॉरी वृद्धि संधि हो गई। अब हमने गुणों में वृद्धि कर दी। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब प्रथम शब्द के अंत में, ये काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ साथ हम इस परिभाषा को पढ़ेंगे। जल प्लस ओद, जल प्लस ओद, तो ये ओद ले लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा जलोद, दो मात्रा आएगी। कैसे आएगी, जब प्रथम शब्द के अंत में ए हो या आ हो, प्रथम शब्द के अंत में ए हो या फिर आ हो, तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया ए, और यहां क्या है, ओ। अब इनको हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना। जैसे कि यहां पे जब प्रथम शब्द के अंत में ए हो या आ हो और द्वितीय शब्द के आदि में ए हो, द्वितीय शब्द के आदि में ए हो या ओ हो, अब ओ आ गया, ठीक हो, तब ए या ए के स्थान पर ए और ओ या औ के स्थान पर क्या होगा, औ होगा। तो यहाँ पर ओ आ गया, ए प्लस ओ क्या हो गया, औ बनेगा, औ बनेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जल प्लस में जब ए, इसका ए और इसका ओ क्या होगा, बड़ा ओ, तो यहाँ पर दो मात्रा आएगी जलो, और बचा क्या, ध, जलोद। तो इसी की चीज के लिए क्या हमने लिखा हुआ है कि इसको आपको आना चाहिए कि ए प्लस ओ को मिलाकर क्या बनेगा, आ प्लस ओ को मिलाकर क्या बनेगा। तो यहाँ पर ए हो, साथ में आपका ओ हो, तो क्या होगा, डबल ओ होगा। लेकिन अगर ए हो की जगह आ हो और फिर ओ हो तो भी ओ होगा। यहां पर आपका ओ है और उसके बाद आपका ये भी आओ है, ठीक है, तो भी ये औ ही होगा। उसके बाद में आपका अगर ए के साथ औ आ गया तो भी आपका औ ही होगा, ठीक। इसके अलावा हम कुछ चीजें, कुछ नए एग्जांपल भी लेंगे, जैसे कि जल प्लस ओद, जल प्लस ओस, जल प्लस ओस, ओस ऐसे लिखा जाएगा, ओस, ठीक है। तो जो जल प्लस ओस, इसमें क्या होगा, जल, और इसमें क्या है, ये तो आ गया ए और यहां से आ गया क्या आपका ओ, ए प्लस ओ मिलाकर ओ आएगा, औ आ जाएगा, औ बनेगा। तो जल प्लस, इस पर जल जो ले है, ले पे भी अब हम ओ की मात्रा चढ़ा देंगे और साथ में क्या आएगा, ओस, क्या बन गया, जलोश। और कुछ नया एग्जांपल ले लो, जैसे कि महाप्लस ओज, महाप्लस ओज, महाप्लस ओज हमने लिया, नहीं लिया, महाप्लस ओज। तो यहां पर क्या आ गया, आ गया, और यहां पर क्या आ गया, ओ आ गया, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, आओ। तो यहां भी क्या आएगा, महोज, ठीक। तो इसकी ये कुछ चीजें थी, ये चीज मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। और ये दो चीज पढ़ लेना, वृद्धि संधि में क्या, वृद्धि राधेच या वृद्धि रेची भी कहते हैं इसको हम संस्कृत में। तो आपको बस सिर्फ एक बार, जब भी आप ये पढ़ोगे तो एक बार सिर्फ इनको रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तो बस इसलिए लिखवा दिया कि अगर पूछ लिया तो आप बता दोगे, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेना कि ए और ये, ए और औ, ये दो ही आते हैं किसमें, स्वर संधि का जो हमारा वृद्धि संधि है। और इसके एग्जाम्पल है
ओ का हो गया, बच गया क्या ए। एक एग्जांपल आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, एक आता है 1 प्लस में 1, 1 प्लस 1, ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वृद्धि संधि का सबसे, इस पे इंपॉर्टेंट डाल देना आप, इंपॉर्टेंट 1 प्लस 1, क्योंकि इसमें क्या होगा 1। अब इसे बिल्कुल चाहे कुछ भी बनो, ये वाला शब्द चाहे आपकी समझ में ना भी आता हो, आपने कभी पढ़ा ना हो, सुना ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलना है नियम के अकॉर्डिंग। ये है ए, इसमें यह ए और इसमें क्या है ए प्लस ए, क्या बनेगा, ये बनेगा ए। तो इसमें क्या करोगे आप, 1 1, क्या करोगे 1 1। ध्यान रखना मात्रा 1 मत चढ़ाना, ये जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे इस पे आप देखते हो कि एक भी मात्रा नहीं होती और इस पे एक मात्रा होती है, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी द लिखते हो तो जो इसकी मात्रा है वो 1 आएगी और इसकी जो मात्रा है वो 2 आएगी। क्यों, क्योंकि एक तो एक ही मात्रा है प्लस में एक जो ये वाली मात्रा है वो ये है ए। एक शॉर्ट वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा कि मात्रा आई कहाँ से है, कोई भी मात्रा हम कैसे चढ़ाते हैं, ए की मात्रा कहाँ से आई, ई की मात्रा कहाँ से आई है, ऊ की मात्रा कहाँ से आई है। एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अगर जल्दी जल्दी में शॉर्ट वीडियो में हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो डालूंगा, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुई तो। बाकी कोशिश करूँगा कम समय में आपकी शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और रमा प्लस ईश्वर नहीं हुआ, ये भी लिख लो भाई। ये एग्जाम्पल तो चाहे आप कहीं और से भी देख सकते हो, किताबों में भर भर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ आपको समझाना कि किस तरीके से आपको बनता है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलिए इस आप फिलहाल नोट करो। और हाँ एक बात और भाई, जैसे ये 2 चीज़ बनी है ना, ऐसे ही ये भी बनेगा। अभी आप बोलो कि भाई आपने ओ तो बता दिया, ए नहीं बताया, तो ए के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब हम कोई ए के साथ ए जोड़ेंगे, जब हम ए के साथ ए जोड़ेंगे तो ए आएगा, और साथ में अगर आ के साथ ए जोड़ेंगे तो भी ए आएगा। देखो अब ये चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी अब हो गई है बच्चों वाली। अगर आपको अब भी आप कहते हो कि नहीं इसी तरीके से लिखो, तो फिर भाई आप बच्चे रह गए, आप कंपटीशन की तैयारी छोड़ दो, आप कुछ और काम देख लो लिखवा दिए, ठीक। क्योंकि बच्चा कुछ होता है जो इसी में कमेंट कर देते हैं कि सर ये तो पता ही नहीं था, और बोर्ड में भी सब कुछ आ रहा है, ठीक। ये 1 प्लस 1 है भाई, हल्की सी यहाँ पर लाइट पा रही है तो 1 प्लस 1 है, ठीक। जो जहाँ इंपोर्टेंट लिखा है ना, इंपोर्टेंट के यहाँ पर 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 1, ए क्या पे 2 मात्रा है, क्या 1 1, ठीक। चलो तो भाई इसको आप नोट करो। उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट आएगी हमारी यन संधि। नेक्स्ट हमारी क्या, यन संधि। तो जो यन संधि है इसको हम संस्कृत में ई को यणचि भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ये रे और एक होता है ले, ठीक। ये रे ले ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसमें हम रे काउंट नहीं करेंगे, रे नहीं होता। जो यन संधि होती है उसमें ये रे वे आपको शब्द के बीच में दिख जाएगा और यहीं से ही शब्द टूटते हैं, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया है याद करने का। जो स्पर्श व्यंजन के बाद में अंतस्थ व्यंजन आते हैं ना, ये रे ले वे, तो उसमें ले ना करके आपको ये रे वे लिखना है, और यही होते हैं यण संधि के जो उदाहरण होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, उनके बीच में यही शब्द आते हैं। उसके बाद जो इसकी परिभाषा है, परिभाषा को हम पढ़ते पढ़ते क्या, हम पहले तो जैसे होता है ना कि पहले एक्सपेरिमेंट उसके बाद में थ्योरी अच्छे समझ में आती है, तो हम दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल एक साथ करेंगे। तो हमने क्या लिखा, हसु अथवा दीर्घ, हर्ष अथवा दीर्घ, ई उ ऋषि। तो जो हर्ष और दीर्घ कहा यानी इन्हीं का हर्ष हो या इन्हीं का दीर्घ रूप, यानी ई हो या फिर आ हो, सॉरी बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है हर्ष अथवा दीर्घ। हर्ष अथवा दीर्घ ई या उ या ऋषि के बाद यदि कोई ऐश्वर्ण यानी इनसे भिन्न स्वर आता है तब क्या करना है, यानी पहला जो 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द में जो पहला शब्द है उसके अंत में ई उ ऋषि हो, और उसके बाद में ई हो या बड़ी ई हो के स्थान पर तो आ जाएगा ये, उ या बड़े ऊ के स्थान पर आ जाएगा वह, और ऋषि के स्थान पर आ जाएगा रे। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परिभाषा समझ में नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। अब समझाएंगे हम कैसे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसीलिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कई सारे मैंने खुद लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसके कई एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे एक तो हो गया अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो ये है, ये है, नोट बना के लिख लेना, ई प्लस ए क्या होगा, ये ई प्लस ए। ई और ए को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या ये आएगा, ये क्या है, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन। तो हम इसे जब हम ज्वाइंट करेंगे, जब इनकी हम संधि करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हो गया हमारा क्या, ए, बिल्कुल ए, क्योंकि ये तीनों बाकी तीनों संधियों से थोड़ा अलग है तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ आपको ऐसा है जैसे व्यंजन संधि, क्योंकि हम व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, है ये स्वर ही, लेकिन हम व्यंजन संधि व्यंजन की तरह से देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें व्यंजन आती है, जैसे कि ये रे वे, ये तीनों ही व्यंजन है, लेकिन ये स्वर संधि में होता है, आप कंफ्यूज मत होना। अधि प्लस अयन, ये क्या लिख रहा है, अधि प्लस अयन, तो मैंने ए लिखा, बिल्कुल आप मैथमेटिक्स तरीके से समझेगा, ये लिखा ए। तो यहाँ पे क्या लिखा, धी में क्या है, ए, ठीक है। अब एक काम करो, पहले यहाँ से कई सारी चीजें आप लिख लो। कैसे, यहाँ पता नहीं दिख रहा है क्या, ई प्लस ए ये है, साथ में जो बड़ी ई है, ई हो या बड़ी ई हो, अगर ए के साथ मिलेगी तो ये होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ई या बड़ी ई आ के साथ मिलती है तो क्या होगा, तो आप कहोगे ये या होगा। अगर यही ई बड़ी इन दोनों में से कोई सी भी, ठीक है, अगर हमारी मिलती है किसी ओ के साथ, ये ओ के साथ मिली तो क्या होगा, अगर ई या ई के साथ अगर ए मिलाते हैं तो ये आता है, तो अगर हम ए की जगह ए मिलाते हैं तो ये आता है, अगर हम ये की जगह ए की जगह ओ मिलाएंगे तो क्या आएगा, यो आएगा। ए मिलाएंगे तो ये आएगा, आ मिलाएंगे तो या आएगा, ओ मिलाएंगे तो ओ आएगा, और साथ में अगर हम औ मिलाएंगे तो यहां पर भी औ वाला यो आएगा। ठीक, यहां पे क्या है, अधि प्लस, यहां पे क्या है, ई प्लस ए, ई प्लस ए क्या होगा, यह होगा। तो ई प्लस ए क्या हो गया, ये, जैसे मैं कर रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे करना है आपको, ई प्लस ए क्या होगा, यह हो गया। और बाकी चीजें आपको क्या लिखनी है, बिल्कुल फिलहाल अभी आप गलत शब्द में मान रहा हूं, लेकिन इसे हम सही करेंगे। ये जो ध है, अब इसमें इस ध में से जो ध की मात्रा है ई, वो मात्रा निकल गई, इस जो ध पे मात्रा चढ़ी हुई है ई की, इस धी में से ई की मात्रा निकल गई, तो ध जो शब्द है वो आधा रह गया ना, ये शब्द आधा रह गया ना, तो ये शब्द रह गया था आधा, इसे हमने आधा को लिख दिया। अब ये हो गया अध्ययन। नहीं समझे कोई बात नहीं, एग्जाम्पल इसीलिए तो इतने सारे लिखे हैं। ये क्या है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो यहां पे हमने लिखा क्या, ई, ये क्या लिखा, ई, ये क्या है, इसमें से लिया हमने ई, और इसमें से हमने क्या लिया, आ, ई प्लस आ क्या बना, या। अगर ई प्लस ए ये है तो ई प्लस आ या होगा, ई प्लस ओ होगा, ई प्लस औ यो, सॉरी यो होगा, यो पे ओ की मात्रा आएगी। ठीक, और भी चीजें ले सकते हो, अगर आप ई प्लस बड़ी ई या फिर छोटी ई में से किसी पर भी अगर ए की जो अनुस्वार लगता है ये वाला, अगर ये आ जाता है तब क्या लिखोगे, तो आप कह दोगे कि भाई हम यहाँ भी बिंदी लगा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो अब ई प्लस आ क्या बना, ई प्लस आ क्या बना, या बना, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, या लिख दिया, ई प्लस आ क्या लिखा, या, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, जो तय है, ये जो तय बचा है, जैसे कि ये जो तय है, मैंने आपको क्या बताया था, इस तय में से अगर हमने हलंत लगा दिया तो इसमें से ए निकल गया। अगर इस ती में से मैंने ई बड़ी ई की मात्रा निकाल ली तो ये हलंत लग के आधा तय बच गया, यानी या तो इसमें से ए निकाल लिया, मात्रा ई बड़ी ई की तो बड़ी ई निकाल लिया, अगर मात्रा छोटे ऊ की है तो हलंत लगाया और इसमें से हमने छोटी ई की मात्रा निकाल ली। अगर ये तू है, ठीक है, ये तू है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से हलंत लगाया और
तय की जो मात्रा है वो बड़ा, ये जो बड़ा ऊ है ये निकाल लिया। एक बार मैं देख लो भाई कैमरे में फिट आ रहा है, कैमरे में थोड़ा सा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ देख लो, ये जैसे तय है, ठीक है, ये तय है, इस तय पे मान लो ई की मात्रा चढ़ी हुई है। मैंने क्या काम किया, इस तय में से हलंत लगाया और इसकी जो मात्रा है वो निकाल ली, तो ये क्या हो गया, ये मात्रा बड़ी आ गई। इस तय की जो तय है हमारा, इस तय पे है ऊ की मात्रा, मान लो छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमने इसमें से छोटे ऊ की मात्रा निकाल ली, तो ये क्या हो गया, ये शुद्ध व्यंजन हो गया। मैंने आपको पढ़ाए थे शुद्ध व्यंजन और एक व्यंजन, यानी जिस व्यंजन में हम मात्रा निकाल देते हैं, हम उसमें से स्वर निकाल देते हैं, तो वो क्या होगी, वो शुद्ध व्यंजन होगा। तो ये शुद्ध व्यंजन की बात कर रहे हैं, ये शुद्ध व्यंजन ही आधा व्यंजन होता है। इसको शुद्ध व्यंजन कह लो या आधा व्यंजन कह लो, दोनों एक ही बात है। शुद्ध कह लो या फिर इसको हम आधा कह लो। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अट्टा, या फिर कोई शब्द ले लो अत्यधिक, ठीक। अब इसमें से जो तय है, अगर मैं यहाँ तय ऐसे हटाकर इस तय को ऐसे लिख देती हूँ, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम किसी भी व्यंजन में से अगर कोई भी मात्रा निकालेंगे मेरे भाई, अगर हम किसी भी व्यंजन से कोई भी मात्रा निकालेंगे तो शुद्ध व्यंजन बन जाएगा, और उस पर जो मात्रा लगी हुई है वो ही मात्रा अलग होगी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कहा है कि मेरे भाई, अगर हम इति प्लस आदि, इस ती में से मैंने ई की मात्रा निकाल ली, इस आदि में से मैंने यहाँ आ अलग कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये जो तय है, इस तय में से ई की मात्रा निकल गई, ये जो ती है, ये क्या, ये जो ऐसे ती था, अब ये हलंत लग गया, यानी ये आधा हो गया। ये कैसा होगा, ये आधा हो गया, ठीक। और प्लस में इसके क्या आएगा, प्लस में इसके मात्रा आ जाएगी। ये तय की कौन सी मात्रा है, ये छोटी मात्रा है मेरे भाई, तो यहां पर भी छोटी आएगा। समझिए, अगर कोई चीज ऐसी होती है जो मैंने नहीं लिखवाई, जो मैं मतलब मैं बता देता हूं लेकिन लिखवाता नहीं हूं, या फिर जैसे मैंने अभी लिखा है और ये मिट गया, आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, तो आप इस चीज को नोट बनाकर लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे आते हैं इति प्लस आदि, ई प्लस आ क्या बन गया, या। ई प्लस ए यह बनता है, तो ई प्लस आ क्या बनेगा, या बनेगा, या। और यहाँ पे आ गया क्या, दी। अब बच क्या गया, बच ये गया कि इस ती में से हमने मात्रा निकाल के आ के साथ जोड़ेगा तो या लिख दिया, लेकिन जो तय है वो आधा तय बच गया, यानी तय के नीचे हलंत लगा है। जिस तय के नीचे हलंत लगा है वो होता है शुद्ध व्यंजन, और जो शुद्ध व्यंजन होते हैं उसी को हम बोलते हैं आधा व्यंजन। तो यहाँ पर हम आधा लिखेंगे, यानी हमारा आधा तय जो है वो बच गया। आप कहोगे कि सर आपने तो ऐसे लिखवाया था, तय के नीचे हलंत लगवाया था। कोई बात नहीं भाई, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हलंत लगाकर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इत्यादि, ये दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं हो। माने कि अगर, हाँ एक बात और, चलो ये लिखवाया तो बता ही दूं, अगर ये शब्द और ये शब्द, किसी कोई भी शब्द इस तरह के आ जाए जिसमें से शब्द बिल्कुल एक ही है, दोनों का अर्थ भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक जगह हलंत लगा हुआ है और दूसरी जगह वो शब्द आधा है, तो ध्यान रखना आप प्राथमिकता पहले हलंत वाले शब्द को दोगे, क्योंकि इससे भी ज्यादा शुद्ध ये है, इससे ज्यादा सटीक और सबसे शुद्ध है वो ये है, ठीक। वी प्लस ऊन, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर ये ही सही है, ठीक। गलत ये भी नहीं है, लेकिन इसके सामने, इसकी कंपैरिजन में ये शब्द सही नहीं है जितना कि ये सही है। वी प्लस ऊन, वी प्लस ऊन। अब आप बताओ, ई इसमें क्या है, इसमें है ई, इसमें क्या है, ऊ। ई प्लस बड़ा ऊ, ई प्लस बड़ा ऊ। मैं कह रहा हूं ई प्लस आ, ई प्लस ए क्या था, ये था, तो ई प्लस ऊ क्या होगा, ई प्लस ऊ क्या होगा, यू होगा। यहां लिख लो आप, ई हो या बड़ा ई हो, अगर आप ऊ के साथ मिलाओगे, ऊ के साथ मिलाओगे तो वो क्या, यू हो जाएगा। अगर ई या बड़ा ई बड़े ऊ के साथ मिलाओगे, ठीक, तो वो क्या, बड़ा यू हो जाएगा, ठीक है। इससे में कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अब इसी संधि कैसे करोगे, वी प्लस ऊ, वी प्लस ऊ, तो यहाँ पे क्या है, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ क्या बन गया, यू बन गया। कौन सा है, बड़ी मात्रा है, तो बड़ा लगाएंगे हमने मात्रा बड़ी की। आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते ना कि कौन सी बड़ी की होती है कौन सी छोटी होती है।
जिसकी, देखो जो बड़े लोग होते हैं, जब आपने देखा होगा कि जैसे आप ही हो, ठीक है, अगर आपकी उम्र होगी है ठीक ठाक 23-24 साल की या इससे ऊपर होगी है, तो कई बार क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल हट्टी बन जाओ तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परिवार दिखता है। तो जो बड़े होते हैं हमेशा वही झुकते हैं। जब कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाए तो जो बड़े होते हैं हमेशा वो ही झुकते हैं। तो जो बड़ी है मात्रा उसका सिर हमेशा झुका होता है, जो छोटी होती है उसका सिर उठा होता है। ठीक, तो V प्लस U, तो E प्लस U क्या हो गया, U प्लस है आ गया। इसका भी काम हो गया खत्म, इसका भी काम खत्म हो गया। अब ये जो V था, ये जो ऐसे V था, इसमें क्या हो गया, एक वह तो आ गया हलंत के साथ, वह तो कैसे आ गया, हलंत के साथ आ गया, प्लस मात्रा अलग होगी। तो ये जो वह है ये आधा बचा, इसको आपने ऐसे लिख लिया VO। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या, अति प्लस अंत। हमने क्या लिखा, ए लिखा। इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा क्या है, यह है क्या, ती। ती में कौन सी मात्रा है भाई, ती है आधा तय प्लस ई, और ये क्या है, ए। तो ये दोनों मिलकर यहाँ क्या बनेगा, ई प्लस ए, ये। तो ई और यहाँ पर क्या आ गया, ये, और क्या आ गया यहाँ पर, अंक की बिंदी और तय। ठीक, तो ये क्या हो गया, ई प्लस यंत, और बच गया क्या हमारा आधा तय, वो हमने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अत्यंत। भाई इतने प्यार से समझा रहा हूँ, इतने समझ में आपको आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया तो भाई देखो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ना आपने वर्ण विच्छेद पढ़े हैं इससे पिछली क्लास, और उनसे पहले जो 2 क्लास मैंने डाल रखी है हमारी उसकी वर्णमाला की, ना ही आपने वो पढ़ी है, ना ही आपने कोई वर्णमाला पढ़ी, ना ही आपने कभी वर्ण विच्छेद पढ़ा। आप डायरेक्ट संधि पढ़े हो, या फिर आपने क्लास बीच में ज्वाइन की है कट करके, तो ही आपकी समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज आपकी समझ में आ जाएगा। उसके अलावा सु प्लस आगत। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने सारे जो एग्जाम्पल है ना बिल्कुल सोच के लिए है, जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, जो बिल्कुल आपको इनसे बाहर किसी भी तरह की कोई कंडीशन लगभग नहीं मिलेगी। सु प्लस आगत। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है उ, और यहाँ पे क्या है आ। यहाँ पे है उ, और यहाँ पर क्या है, साथ में मैंने इसमें लिखवाया था उ प्लस आ। हाँ, हस्व स्वर के साथ यदि कोई एस वर्ण या इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह, और उ के स्थान पर वह हो जाता है। उ प्लस आ, उ प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, चलो ये भी उ या बड़ा उ के साथ ए आता है तो वो क्या हो जाता है, वह। आप एक बार बोल के देखो, उ प्लस ए, उ प्लस ए, उ ए। अगर आप बोलोगे ना उ प्लस ए, उ ए, तो आपको वे जैसा साउंड होगा, जैसे वैवक का होता है ना, वैवक, वे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा साउंड आएगा, उ प्लस ए, उ वे, उ प्लस ए, उ ए, जैसे वे बोल रहे हो आप। तो उ छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके साथ में ए आएगा तो आप वह कर दोगे। उसके साथ ही अगर आपको उ छोटे या बड़े उ के साथ अगर आ आता है तो आप इसको वा कर दोगे। जैसे बिल्कुल सेम मैंने यहां लिखवाया है, अगर आप उ के साथ या बड़े उ के साथ में ओ आता है तो आप वो कर दोगे। अगर आपको छोटे उ या बड़े उ के साथ औ आता है तो यहां पर भी आप 2 मात्रा लिख के औ की मात्रा चढ़ा दोगे। अब यहाँ पे आते हैं उ प्लस आ, क्या हो गया, वा। तो मैंने लिखा क्या, वा। तो इसकी मात्रा का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये जो स्वर है, ये जो से है, ये जो सु था, इस सु में से आपने क्या काम किया, शुद्ध व्यंजन लिखा है, नहीं आधा से में आपने आधा से लिखा है क्या, तो से में आपने हलंत लगाया, और इसकी जो मात्रा है वो आपको ऐसे आ गई, उ। उसके बाद में क्या आ गया, सु प्लस उ। तो ये क्या होगा, से, ये आधा से बचा, तो ये आधा से कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आएगा आपका जो बच गया सुवागत। ठीक, उसके बाद में अनु प्लस एषण। यहाँ पे क्या मात्रा है, छोटे ऊ की, ये है क्या, ए की, ऊ प्लस ए। मैंने यहाँ पे लिखा है ऊ प्लस ए, ऊ या बड़ा ऊ के साथ में अगर ए आएगा तो वो वे कहलाएगा।
अगर छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ में ऐनक वाला ए आएगा तो यहाँ पर 2 मात्रा आ जाएगी वे की। तो यहाँ पर क्या है, ए है, तो यहाँ क्या आएगा, अनुवेशन। अब बताओ इसमें कुछ गलती कर दी मैंने, इसमें कुछ गलती कर दी क्या? तो आपको पकड़नी चाहिए कि हाँ गलती कर दी आपने। गलती क्या कर दिया आपने? गलती ये कर दी कि ये है क्या, नू। और इस नू में से सर आपने आधा तो न निकाला और इसमें लगा दिया, ये ऊ की मात्रा है। एक मिनट भाई, सॉरी एक कॉल आ गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि इस न में से एक न हलंत लगाया और एक मात्रा आ गई आपकी ऊ की, ठीक। तो ये न तो आधा बच गया ना, और जब ये न आधा है तो यहाँ पर ये भी आधा ही आएगा, अन्वेषण, ये ऐसे लिखा जाएगा। और इसी तरीके से जब आप, मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप वर्णमाला, संधि, ठीक है, तत्सम तद्भव और तत्सम तद्भव ये चीजें पढ़ लोगे, ठीक है, और एक आपका उपसर्ग प्रत्यय, जब ये 4 टॉपिक कर लोगे ना तो आप ये मान लो कि हिंदी वर्णमाला की एक बहुत बढ़िया पकड़ आपकी बन गई है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जब आप मैथ पढ़ते हो, मैंने राकेश यादव जी से सुना था, तो राकेश यादव सर क्या कह रहे थे, वे कह रहे थे कि अगर आपने परसेंटेज बढ़िया कर ली, परसेंटेज आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो समझ लो कि अर्थमेटिक की ताकत आपके पास है, अर्थमेटिक की एक बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी ताकत आपके पास है। तो राकेश यादव जी के जो ये शब्द थे, उन सर के ये शब्द बहुत बढ़िया लगे, और ये आप इसमें डाल लेना हिंदी में। कैसे? कि अगर आपके पास संधि, वर्णमाला और उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव, इन शब्दों की पकड़ आपके पास अच्छी है, तो ये मान लो कि आपने हिंदी पे एक बहुत अच्छी विजय पा ली, ठीक। तो ये अन्वेषण ऐसे होता है। तो जब आप संधि विच्छेद करोगे तो भी आपको ये काम आएगी, जब आप शुद्ध वर्तनी करोगे तो भी आपको ये काम आएगी। उसके बाद आ जाते हैं मधु प्लस ओदन। मधु प्लस ओदन, यहां पे क्या आ गया, ऊ है, यहां पर क्या है, ओ है, तो ऊ प्लस ओ क्या बनेगा, वो, और ये आ गया क्या, धन। अब बच क्या गया, ध, तो यहाँ पे लिख दो ये मधुबोधन। अब यहाँ पे आ जाते हैं मात्र प्लस आनंद। फिर लाइन खींचो, फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल लिखेंगे। इसमें क्या है, इसमें रैश ऋषि, इसमें क्या, रैश ऋषि, और इसमें क्या है, आ। ये जो रैश ऋषि है, रैश ऋषि प्लस रैश ऋषि, मैंने आपको बताया था क्या लिखा है, रैश ऋषि प्लस रैश ऋषि, रैश ऋषि आएगा, ठीक। और एक चीज और, एक बार मैं ये देख लूं भाई, नीचे कैमरा आ रहा है, आ रहा है। तो इसमें क्या चीज है, जब ये तो आपको देख लिया था कि रैश ऋषि प्लस रैश ऋषि क्या, रैश ऋषि होता है। लेकिन जब हम लिखते हैं रैश ऋषि प्लस में जब आता है आ, तो ये क्या होता है, रैश ऋषि होता है रे, तो ये आ लग के क्या हो जाएगा, रा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, मात्रा नंद, मात्रा नंद। ऐसे ही जब ये मात्रा आएगा, ठीक है, और इसमें क्या है, आना हो गया, अब क्या है यहाँ पर ए, और ये क्या है, रैश ऋषि। इन दोनों को जब आप मिलाओगे, इन दोनों जब आप मिलाओगे तो ये क्या, ए, रैश ऋषि क्या हो जाएगा, रे, ठीक। मात्र, अब डंडा नहीं आएगा, मात्रा, ठीक। तो फिलहाल तो भाई ये यण संधि हमारी कंप्लीट होगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे अयाजी संधि। और मेरे भाई वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में तो आप निकल जाओगे। मेरी बार बार देखो आदत नहीं होती कि मैं आपको पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करूँ। दूसरी बात, ना ही मेरे ध्यान रहता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे ध्यान रहता भी नहीं है। इसके बाद आती है हमारी क्या, अयादी संधि। अयादी संधि को संस्कृत में अचोयवायाम भी कहते हैं। देखो एक चीज और, ये जो लिखा है ना, ये इसे आप डे मत समझना, ये डे नहीं, डे होता है ये वाला, एक है तो इसमें उपक्षिप्त व्यंजन ये वाला, ये डे ना होकर, ये आपने देखा होगा जब आप पढ़ते होगे अलंकार, ठीक है, तो जब आप अलंकार पढ़ते होगे तो उसमें ये चीज आता होगा, जैसे मैंने आपको त्रिमात्रिक स्वर में बताया था कि ओम,
राम, किसी चीज को लंबा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको वर्णमाला में पढ़ाया था मैंने, जब हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद में प्लुत स्वर पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो ये एक लंबा खींचने के लिए होता है, अचोय व्यायाम। ठीक, उसके बाद आते हैं इसकी कई परिभाषाएं मैंने लिखी है। माने की परिभाषा तो इसकी सही सटीक एक ही है, लेकिन इतनी बड़ी परिभाषाएं याद नहीं होती, इसलिए मैंने समझाने के लिए कुछ चीजें बिल्कुल एक शॉर्ट की के रूप में नीचे भी लिखी हुई है। ये क्या है, ए, एक तो क्या ए, फिर उसके बाद बड़ी ए, बड़ा ए और एक ओ, और साथ में ये औ। ठीक है, इन चीजों को आप देखोगे। इनके बाद में इन्हें छोड़कर, इनके बाद इन्हीं को छोड़कर जो दूसरा शब्द आएगा, इन्हें छोड़कर जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए और ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर क्या होता है ओ औ, और जो ये होता है औ के स्थान पर हो जाता है आओ। ये याद रटने वाली चीज नहीं है, कुछ एग्जांपल लेंगे तो उसके साथ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसकी एक परिभाषा ये भी है, इस चीज को अगर आपकी ये परिभाषा पूरी समझ में नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिभाषा ही बहुत ही बड़ी और अटपटी सी है। क्योंकि कुछ चीजें होती है क्या, एग्जाम्पल, जैसे एक 3 में क्या आया था, उत्सुक वांगड़ू कहता था कि पहले आप प्रैक्टिकल करो उसके बाद थ्योरी, तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक थ्योरी नहीं होगी। तो ये चीजें आपकी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, जब इसके एग्जाम्पल लेंगे तब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इसका सारे के सारों का एक एक एग्जाम्पल सबका लेंगे। इसमें क्या है कि कुछ जो इसके की पॉइंट है वो मैंने लिखे कि जिन शब्दों के प्रारंभ में आए, आओ, आओ, आए, वे सभी अयादी संधि होगी। ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं आए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ किससे मिलकर क्या बनेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि किसी भी जैसे पूछ लिया कोई शब्द देके बताइए निम्न में से कौन सी संधि है, तो आपको सीधे ये की पॉइंट काम करेगी। अगर ए आ जाए, आए आ जाए, अब आ जाए, आओ आ जाए, तो वहाँ सीधे सीधा क्या हो गया, अयादी संधि है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इससे कोई अर्थ नहीं बनता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी संधि होती है तो उसके वर्णों का मेल किया जाता है, और जब संधि विच्छेद करते तो उसी को वहां से हटा देते और उनका पूर्व शब्द में पूर्व जो शब्द थे, जो प्राचीन शब्द थे, जो पहले के शब्द थे जिनको जोड़कर उन्होंने संधि की थी, उनको वहीं से तोड़ देते हैं और वे क्या होते हैं, संधि विच्छेद होता है। लेकिन उनका अपना अपना कोई एक अर्थ होता है, इसलिए मैंने इसको एक अलग लिखा है कि इससे कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है, जितने भी मैंने अब तक संधि पढ़ाई उनमें सिर्फ एक ये संधि, अयादी संधि ही ऐसी संधि है जिसको संधि विच्छेद करने पर इसका कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि शब्द के बीच में यह और वह आते हैं, यह और वह आते हैं। आप देखो कि इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी वह आया और इसमें भी वह आया। अब बात आती है इसकी, तो इसे क्या करेंगे हम, पहले एक एग्जांपल लेंगे, ने प्लस अन। अब इसमें क्या होगा, इसमें है ए, इसमें क्या है, इसमें है ए, यहां पे क्या है ए। अब एक चीज देखो आप, ये है ए, ये है ए, अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो हमने आपको क्या बोला था कि जब ए, इन तीनों में से कौन सा आ गया, ये वाला आ गया ए, अथवा इनमें चारों में से कोई ए के बाद इन्हें छोड़कर, यानी इन्हें छोड़कर कोई और, जब कोई स्वर आता है तो इसके बाद स्वर आ गया तो ए के स्थान पर आया होगा, तो इसके स्थान पर क्या होगा, आया होगा। तो ये ए प्लस ए क्या हो गया, आया हो गया। और ये जो न है वो आपका है ही, साथ में एक हमारा न बच गया और वो न बच गया आधा। तो ये जो आधा है, आधा न है और एक ये ए है, इन दोनों को आप मिलाकर क्या लिखोगे, सीधा न। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नैन। उसके अलावा हम कोई और एग्जांपल लेंगे। ये बताओ ये मिटाऊं या फिर जगह पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, कोई बात नहीं। ने प्लस अक। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये दो मात्राएं आ गई। ये दो मात्राएं कौन सी है, दो मात्राएं हैं ये वाली जो हम एक ही एड्डे पर लगाते हैं, सॉरी एनक पर लगाते हैं। एक आ गया हमारा ए प्लस ए। अभी देखो ये ए आ गया, ठीक है, और इनके बाद में कोई स्वर आ गया, उस इनके स्थान पर आते हैं तब हम ए के स्थान पर, यानी आई की एनक वाले
सॉरी आई के nक वाले के स्थान पर हम आय करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आय हो जाएगा। अगर ये आय हो जाएगा तो मेरे भाई आप देखो ये आय हो गया, ठीक। फिर बचा क्या हमारा, क्या बचा, क्योंकि इस ए के और इस ए के स्थान में तो आय हो गया, बचा क्या हमारा क्या, और फिर बचा एक न में से जब आप न में से ए निकाल लोगे तो फिर आधा बचेगा, तो यहाँ पर आ गया क्या, आधा। तो इस आधे ए, इस आधे न और इस आ के को हम मर्ज करेंगे तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ना, और ये क्या हो जाएगा, नायक। आप बात समझ रहे हो, चलो मिटाता नहीं, आप इसको भी नोट कर लेना। और एग्जांपल ले लो, हो प्लस अन, यहां पर क्या है, ये है ओ और ये क्या है, ए, हो प्लस ए। अब देखो ओ का आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है ओ के स्थान पर अ आता है, तो आप यहां पर क्या अव लिखोगे, ठीक है। अब जब अव लिखोगे बार बार नहीं मिटाते, आप सीधा सीधा क्या कहोगे, ये तो हो गया वे, बच क्या रहा था हमारा, बच रहा था क्या, ने, ठीक। और ये ए जो बचा है इसका और ये है, ये एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, है, और ये क्या बना, हवन। और शब्द ले लो आप, पो प्लस अन, तो ये जो पो है, इस पो में क्या है, औ है, और ये क्या आ गया, ए, तो ये ओ और ए। अब ये जो बड़े वाला ओ आया था हमारा और इसके स्थान पर क्या आएगा, आओ, तो ये क्या हो जाएगा, आओ। ये जो आओ है यहाँ पर क्या आएगा, वे, और ये इसके पीछे का ये है ने, और ये जो आ है, जो आ प्लस पे मिलकर क्या बनेगा, पो, पवन। क्योंकि पे जो बचेगा ये शुद्ध व्यंजन बचेगा, यानी आधा, और इस आधे को जब ये आ की मात्रा मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पवन, ठीक। और इसके एग्जाम्पल, एक और ले लो, पो प्लस इत्र, यहाँ आएगा ओ और आएगा यह ई और ये बन जाएगा पवित्र। तो हमारी स्वर जो संधि थी, स्वर संधि के 5 भेद, ये पांचों के पांचों हमने पढ़ लिए। एक सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ, फिर पढ़ाया गुण, और गुणों में फिर वही वृद्धि, तो वृद्धि संधि, और उसके बाद बचा क्या, यण, और फिर अयादि। तो ये पांचों के पांचों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, वो रहेगी हमारी व्यंजन संधि पर, और कोशिश करेगी कि व्यंजन संधि के साथ साथ हम उसमें विसर्ग संधि भी कंप्लीट कर दें। नहीं बचा तो फिर मजबूरी में एक वीडियो में और अपलोड करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इसमें कोई भी आपको लगी है कि कोई चेंज करना चाहिए था, कि हमारी लाइटिंग में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज कोई और सजेशन देना हो तो भी आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को कैसी लगी है, कंटेंट आपको कैसा लगा है, क्योंकि देखो मैं जितना प्रयास करता हूँ एक जैसे इजी से इजीली कोई चीज़ें याद कराने का, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई चीज़ रटे ना, वो चीज़ समझी जाए। और जो चीज़ बिल्कुल रटने की ही है, जैसे कि संधि के कोई पूछे कि संधि के 5 भेद बताओ, तो वो चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेगी, तो रटनी ना पड़े तो इसलिए मैं कोई चीज़ें तो आपको ट्रिक से बता देता हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो वो आपके नोटिफिकेशन में शो हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।